है थोड़ा सा खतरनाक। निम्नलिखित में से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का एक उदाहरण कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पर बात हो रही है गैर बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग का कार्य क्या है? बैंकिंग का कार्य है मुद्रा का व्यापार करना। क्या करना? मुद्रा का व्यापार करने वाली संस्थाएं कहलाती हैं बैंकिंग संस्थाएं। तो आपके यहां आरबीआई पहला विकल्प है, आरबीआई। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1935 में बनाई गई, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और यह भारत की केंद्रीय बैंक है। तो आरबीआई जब बैंक ही है तो बैंक है तो बैंकिंग का कार्य करेगी। आरबीआई सरकार का भी बैंकर है, ये सरकार का भी बैंकर है और बैंकों का भी बैंकर है। तो ये बैंकिंग का कार्य कर रहा है सरकार के लिए और बैंकों के लिए। तो ये एक बैंकिंग संस्था है, तो ये बैंकिंग वित्तीय संस्था है। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो 1921 में बनी थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनी, 1955 में इसे एडी गोरावाला जो है कमेटी की सिफारिश पर बना दिया गया एसबीआई, और ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। यह भी मुद्रा का व्यापार करती है। अब आ जाइए इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी की बात हो रही है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो 1937 में स्थापित हुई थी, कहां पर? 1937 में स्टेबल हुई, और यह भी एक बैंकिंग संस्था है जो मुद्रा का व्यापार करती है। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यह मुद्रा का व्यापार नहीं करती, बल्कि यह एक बीमा संस्था है, पूरी तरह से भारत सरकार की संस्था है, और इसकी स्थापना की गई है 1956 में। कब? 1956 में यह स्टेबल हुआ, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में आपके एलआईसी का मुख्यालय है। तो एलआईसी एकमात्र संस्था है जो इन चारों में गैर बैंकिंग का कार्य करती है। ये वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये भी है, बट दैट इज नॉट बैंकिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज नॉट बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्लियर? तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, शेष सारी संस्थाएं बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? नाम पंचवर्षीय और चली 4 साल। तो बहुत इंटरेस्टेड मुद्दा था। 1900 जो है 76-77 में जो आम चुनाव हुआ, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई और आपके नए प्रधानमंत्री बनाए गए मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई आपके नए प्रधानमंत्री बने। इन्होंने एक नई योजना ली, जिस योजना को स्टेबल किया था गुरनार मेंडल ने। गुरनार मेंडल ने विकासशील देशों के लिए, गुरनार मेंडल ने विकासशील देशों के लिए एक नई योजना बनाई थी, जिसे आप अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहते हैं, या रोलिंग प्लान भी कहते हैं आप इसे। ये मोरारजी देसाई साहब इसे लगाना चाहते थे। तो जो योजना 1974 से शुरू हुई और 1979 तक चलनी थी, इसी के पहले 76-77 में ये आए, इन्होंने इसे 1 साल पहले ही बंद कर दिया, और यह आपका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल पहले बंद हुई। क्लियर? 74 से 79 का समय 5वीं पंचवर्षीय योजना का था, इसे 1978 तक ही चलने दिया गया। तो 1974 से 78 तक का समय आता है 4 वर्ष का। तो ये मात्र 4 वर्ष चली। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर? तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरे 4 साल चली, चौथी पंचवर्षीय योजना भी पूरे 4 साल चली थी, और 7वीं पंचवर्षीय योजना भी पूरे 4 वर्ष तक चली थी, 5 वर्ष तक। क्लियर? तो अन्य सारी योजनाएं जो 12 पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा बनाई गई,
उनमें से सभी पंचवर्षीय योजनाएं प्रॉपर 5 साल चली हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है आपकी 5वीं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट सवाल होगा। ये रहा आपका, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1959 में इसके लिए सिफारिश की, 1959 में इसके लिए एनडीसी ने सिफारिश किया था कि भारतीय किसानों को उचित मूल्य मिलता रहे, उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े, और किसी मूल्य का अनुचित दाम भी किसी व्यक्ति को पे ना करना पड़े। मतलब दो आधार थे इसके, एक तो मूल्य किसानों को उचित मिले, किसानों को उचित मूल्य, किसानों को क्या मिले? उचित मूल्य मिले अपनी फसल का, और दूसरा जो ये पहला कारण था, दूसरा कारण था कि किसी चीज का अनुचित दाम न लिया जा सके, तो अधिक मूल्य भी ना वसूला जा सके, तो अधिक मूल्य भी ना वसूला जा सके, इन दोनों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1959 में एनडीसी ने सिफारिश की और 1974 में इसे लागू कर दिया गया। क्लियर? तो ये आपका तीसरा सवाल, जिसमें प्रश्न आपका है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, तो मिनिमम प्राइस की बात 1974 में लागू की गई, लेकिन इससे आगे बढ़ा 1965 में आपके यहां एक कमीशन बना था, और उसी के बाद 1985 में इसी कमीशन में सुधार किया गया, और 1985 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय कीमत एवं लागत आयोग, राष्ट्रीय कीमत एवं लागत आयोग। अब आज इसी आयोग की सिफारिश पर जो है आपके फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी होता है। यह कब बनाई गई? 1974 में पहली बार यह लागू हुआ, 85 में इसके लिए एक कमीशन बना दिया गया, एक संस्था बना दी गई, राष्ट्रीय कीमत एवं लागत आयोग, और आज इसी आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है खाद्यान्न फसलों के। क्लियर? अगला सवाल, चौथा आपके सामने ये रहा, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? प्लानिंग हॉलिडे की बात हो रही है। प्लान हॉलिडे, देखिए आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से 1956 तक, ठीक। यहां पर एक चीज आपको और लिखना चाहिए कि प्रथम प्रश्न में थोड़ा सा अभाव भी है, क्योंकि एक बार नहीं तीन बार योजनाओं ने अवकाश लिया है, 3 बार योजना अवकाश हुआ है। तो यहां पर योजना अवकाश जो पहला है 1951 से 56 तक पहली योजना, 1956 से लेके 1961 तक दूसरी योजना, और 1961 से लेके 1966 तक ये तीसरी योजना थी। 3 पंचवर्षीय योजनाएं चलने के बाद इस तीसरी योजना के दौरान भारत की स्थिति कुछ ऐसी बनी, भारत पूर्णतः संकट में फंस गया। वो संकट की घड़ियां क्या थी? 1962 में आपके देश पर चीन ने हमला किया, तो 1962 में क्या हुआ? चीन युद्ध हुआ। उसके बाद इसी सदमे में आपके देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में चल बसे, तो नेहरू मृत्यु, तो एक प्रकार का आपके यहां राजनैतिक संकट बन गया। एक ये चीन का युद्ध सामरिक संकट क्रिएट किया हुआ था, डिफेंस का, और दूसरा ये नेहरू मृत्यु आपके यहां राजनीतिक संकट क्रिएट कर गया। तीसरी घटना इसी समय घट गई 1965 में आपके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, तो पाकिस्तान युद्ध। और अभी कहते हैं ना कि कोढ़ में खाज होना, ऊपर वाला भी आपसे नाराज हुआ। भारतीय कृषि मानसून का जुआ माना जाता है, और 1965-66 में आपके यहां अकाल पड़ गया। अब इतनी समस्याओं से जो देश जूझ रहा हो, क्या उसका आर्थिक बैकअप अच्छा होगा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? डी.आर. गाडगिल के सुझाव पर पंचवर्षीय योजनाओं को त्याग दिया गया, और 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल 3 वर्ष तक एक योजना अवकाश लिया गया। तो कौन सी योजना के बाद योजना अवकाश आया?
तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में निजी उद्योगों को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन ऋणों का वितरण करता है? तो यहां पर 4 संस्थाएं दी हुई हैं। लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रखी जा रही है, तो यहां पर 4 संस्थाएं हैं। तो जब निजी उद्योगों की बात करते हैं तो यहां पर अपने आप कृषि ऐड हो जाएगा, क्योंकि कृषि आपके निजी क्षेत्र का काम है। ठीक, तो यहां पर बात है भारत में निजी उद्योगों के लोन की, तो यहां पर लॉन्ग टर्म लोन, बल्कि यहां पर 3 प्रकार का लोन दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन की बात है तो भारतीय खाद्य निगम जो 1965 में स्टेबल हुआ, इसका काम है खाद्य संसाधनों का संरक्षण करना, उनका बचाव करना, उन्हें जो है उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना। तो ये बिल्कुल भी कर्ज जैसी देने वाली संस्था नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम यह भी कोई वित्तीय लेन देन नहीं करती, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ जीवन बीमा से संबंधित कार्य में लगी है। इसका गठन 1956 में हुआ। ठीक, प्राथमिक ऋण समिति भी इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक भारत के किसानों को जो है लॉन्ग टर्म लोन देती है। और आप अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 1964 में स्थापित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है कि वह उद्योगों को लॉन्ग टर्म लोन दे। तो इस प्रश्न के हिसाब से लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक लॉन्ग टर्म लोन देगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका छठा क्वेश्चन होगा ये रहा, भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई? तो एग्रीकल्चर पॉलिसी में कुछ नयापन। ठीक, तो भारत के आजाद होने के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, और जो है उस समय जो कृषि की नीति थी, पहली पंचवर्षीय योजना में आपने देखा है कि 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई। सिंचाई के संसाधनों पर जोर दिया गया, क्योंकि भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या रही। लेकिन 1965 और 66 के अकाल के बाद भारत सरकार को अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी में संशोधन करना पड़ा, और इसी समय आपके यहां नई पॉलिसी आई, हरित क्रांति। ठीक, हरित क्रांति जिसकी शुरुआत कब होती है? 1966-67 में, जिसके भारत में जनक MS स्वामीनाथन हैं। MS स्वामीनाथन इसके जनक हैं, और इसकी जन्मस्थली, इसका जन्मस्थल है पंतनगर नैनीताल। कौन सा? पंतनगर नैनीताल, उत्तराखंड है इसका जन्मस्थल। तो आपके यहां नई एग्रीकल्चर पॉलिसी ये बन करके तैयार हुई और लागू हुई 1966 में। क्लियर। तो 1966 में आपकी दूसरी नई उद्योग जो है क्या कहते हैं, कृषि नीति अपनाई गई। अगला सवाल है, सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात यहां है स्थापना की, तो जब बात स्थापना की आए तो उसके लिए अलग वर्ष है, लेकिन सेबी को एक वैधानिक दर्जा देने के लिए एक अधिनियम भी पारित किया गया है। तो ये दोनों दो अलग अलग तथ्य होते हैं, अलग अलग सवाल भी होते हैं। तो अगर प्रश्न स्थापना का है, ठीक, सेटअप का है, तो सेबी 1988 में स्थापित की गई। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये 1988 में स्टेबल हुआ, लेकिन इसे 12 अप्रैल 1992, कब? 12 अप्रैल 1992, 1992 को वैधानिकता मिली। क्या मिली? वैधानिकता। तो ये एक लीगल संस्था बन गई। तो सेबी स्थापित हुआ 1988 में, वैधानिक दर्जा मिला 1992 में। दो अलग अलग सवाल बनते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों सवाल का मॉडम अलग होगा, दोनों सवाल का आंसर अलग होगा। क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यस, भारतीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो भारत में कृषि बेसिकली मानसून का जुआ मानी जाती है। आप कृषि का वर्ष देख लें तो उन जो है आपका जैसे वित्तीय वर्ष होता है, वैसे आप कृषि वर्ष मनाते हैं
1 जुलाई से 30 जून तक, कब तक? 30 जून तक आपका कृषि वर्ष होता है और कृषि भयंकर समस्याओं से ग्रसित रहा। ओला, पाला, बरसात, साथ साथ फसलों का नष्ट होना, कीड़ों का लग जाना, तमाम ऐसी समस्याएं रही। इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999 में की। कब? 1999 में। तो 1999 में आपके यहां कृषि बीमा योजना शुरू हुई और इस समय आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 9वां सवाल होगा। ठीक, भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? भारत जो खुद ऊर्जा की समस्याओं से जूझता रहता है, ऊर्जा जिसके लिए स्वयं एक समस्या है, वह किसी को बिजली भी निर्यात कर सकता है। यह एक आश्चर्य की बात है। तो म्यांमार और पाकिस्तान को तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान को तुरंत यहां से हटा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को कम से कम भारत कुछ भी दे, ऊर्जा नहीं देगा। ठीक, कारण कि अगर आपको यह पता हो कि सामने वाले को ऊर्जा दें तो वो ऊर्जा हमारे ही विरुद्ध उपयोग कर सकता है, तो उसको ऊर्जा आप नहीं देंगे। क्लियर? अब बचा बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। तो भूटान में जो भारत सरकार ने परियोजनाएं लगाई हैं, उससे वो ऊर्जा स्वयं लेता है, 80%, 20% उसे वापस देता है। म्यांमार और बांग्लादेश आपके विकल्प में, इन्हीं दोनों में से आपको एक चुनना है। तो 9वें सवाल का आपका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत सरकार ऊर्जा की सप्लाई करता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, जो इस सेशन का अंतिम सवाल है और बहुत ही जो है खतरनाक सवाल है। भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सबसे बड़ी एकल मद क्या है? इंडिया द लार्जेस्ट सिंगल आइटम टू करेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज, मतलब भारत सरकार जो तमाम क्षेत्रों में खर्च कर रही है, रक्षा में, शिक्षा में, योजनागत, गैर योजनागत, प्लान, नॉन प्लान, ठीक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट, इन सारे योजनागत, गैर योजनागत व्ययों में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत सरकार को सबसे ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है? तो मुद्दा यह है। तो रक्षा व्यय, ऋण का ब्याज भुगतान, सहायकों का भुगतान या सामाजिक ऊपरी लागतों पर निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड्स या पेमेंट ऑफ सब्सिडीज या इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट टू डेप्थ या डिफेंस एक्सपेंडिचर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसको आप लोग जल्दी से रिप्लाई करें। बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो आपको बता दें कि भारत सरकार पिछले 10 वर्षों से अपनी समस्त व्ययों में सबसे ज्यादा भुगतान करता है ऋण के ब्याज का। ठीक, जो कुछ ऋण भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आंतरिक तौर पर या किसी भी स्तर पर लिया है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो कोई और वित्तीय संस्था हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वहां से जो कुछ कर्ज लिया है, आपके टोटल बजट में सबसे बड़ी मद होती है ब्याज का भुगतान। क्या होता है? ब्याज का भुगतान सबसे बड़ा जो है मद होता है। क्लियर? तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डेप्थ। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। इस